रोज़ की तरह ये दिन भी बिल्कुल वैसा ही था, खाली, अकेला, वीरान सा। और ज़्यादा मौसम ने सितमगरी कर दी थी। गर्मियों के तवील दिन, सर्दियों के छोटे छोटे दिन, सर्द बिल्कुल उसके दिल पर जमी ओस की तरह बदलने लगे। माहौल में वीरानी सी फैलने लगी थी, और सर्दियाँ तो वैसे ही आमद से पहले ही उदास कर देती हैं। और यहाँ तो फिर मामला ही अलग था। जिमल ने सेल फोन देखा, कुछ शो नहीं हो रहा था। वो ऑनलाइन है या नहीं, वो कॉल बैक नहीं करता था, मैसेजेस का जवाब भी नहीं देता था। बस बहुत था ये एक साल, उसकी सज़ा के लिए काफ़ी था ये साल। उसने 365 दिन नहीं गुजारे थे, क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे। उसने उसके बिना एक एक लम्हा गुजारा था। एक एक लम्हे की तकलीफ सही थी। हाँ, सब बहुत ख्याल रखते थे उसका, सिवाय जैन के जो काफ़ी बदतमीज़ी कर जाता। मगर जिमल ने पहले किसी को कुछ कहा था जो अब किसी को कोई जवाब देती, चुपचाप सुनती रहती थी। खाने पीने में हद से ज़्यादा चोर हो गई, तभी वो मज़ीद स्मार्ट हो चुकी थी। अब भी फजर की नमाज़ पढ़कर उसे भूख का एहसास हुआ, और वो नीचे आई तो देखा कि रिमशा भी जाग रही थी। जिमल को देखकर वो मुस्कुराई। आपके लिए कुछ बना दूँ? उसने पूछा। नहीं शुक्रिया, जिमल बिना मुस्कुराए नरमी से कहती किचन में आ गई और ब्रेड निकाल कर उस पर जैम लगाने लगी। आपने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, और अब भी बस ब्रेड जैम खा रही हैं। मैं आपको पराठा बना देती हूँ। रिमशा उसके पीछे आई। अरे नहीं, इतनी भूख नहीं है, जिमल जल्दी से बोली। होगी भी तो आप खाएंगी नहीं। रिमशा उसकी तरफ देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। सबसे खूबसूरत उसकी आंखें, जिनमें सालार पोशीदा था, और फिर उसका बेदाग चमकता निखरा निखरा चेहरा, और सर से पांव तक एक रंगत, और उस पर उसका बेवकूफ़ाना मिजाज किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकता था। रिमशा अपनी सोच पर हंस पड़ी। वो उसके बारे में क्या सोच रही थी? जिमल ने उसकी तरफ देखा कि वो क्यों हंस रही है। नज़रों में सवाल था। एक्चुअली आप बहुत प्यारी हैं। मैं सोच रही हूँ कि सब कहते हैं सालार भैया को आपसे बहुत प्यार होगा। आई मीन होगा ही तो किस चीज़ से प्यार होगा उन्हें? आपकी आंखों से या आपकी रंगत से? ज़रा भी आपकी रंगन में मुख्तलिफपन नहीं है। और ये फिर आपके मिजाज के बेवकूफ़ अंदाज। वो मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। बहुत तेज़ हो। जिमल मुस्कुरा दी। उसकी बातों पर जो भी उससे सालार की बात करता वो शौक से सुनती थी। मुझे खुद नहीं मालूम, मगर लगता है अब नहीं करते। देखो कितना वक्त गुजर गया, पलट कर मेरी तरफ देखा भी नहीं। जबकि तुम जानती हो, सबसे पहले शायद उनकी नज़रों में मेरे आंसुओं की कदर बढ़ी थी। वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे, और अब सबकी आंखों में आंसू दिए खुद मुंह मोड़ गए। वो उदास हो गई। रिमशा उसे उदास नहीं करना चाहती थी। भाभी आप उदास ना हो, वो लाजमी वापस आएंगे। ताई अम्मी इतनी उनके लिए दुआएं मांगती हैं उनके लौट आने की। ताया अब्बू दुआ मांगते हैं, हम सब दुआएं करते हैं कि वो वापस आ जाएं। आ जाएंगे वापस वो। रिमशा ने उसके शाने पर हाथ रखा। ऐसे ही कोई मुंह उठाकर वापस नहीं आ जाता जब किसी को बहुत अपने किसी की कदर ना हो। किचन के दरवाजे में दोनों ने देखा, जैन खड़ा था। पुलिस यूनिफॉर्म में वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जिमल की तो नज़रें झुक गई। रिमशा अलबत्ता एहतजाज करना चाहती थी। वो हर वक्त जिमल को टीज़ नहीं कर सकता था एक ही बात को लेकर। जिन्हें मोहब्बत होती है ना, वो अपनी मोहब्बत की तमाम गलतियों को सबसे पहले भुला देते हैं। रिमशा ने उसकी तरफ देख कर कहा, ओह रियली? वो अंदर आकर चेयर घसीट कर बैठ गया। मोहब्बत भले सर पर नाचती रहे, साथ देने के वक्त में हाथ छोड़ दे, अकेला कर दे, और फिर खाए पिए मौज से रहे। उसने जिमल के हाथ में मौजूद ब्रेड जैम पर टॉन्ट किया, जबकि एक बाइट भी उसने नहीं ली। जिमल ने दोबारा वो शेल्फ पर रख दिया। आंखें भीगने लगी। आप ऐसा नहीं कह सकते। रिमशा को गुस्सा आया। मैं सब कह सकता हूँ, जब तक मेरा भाई नहीं आता। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? सोना नहीं है? वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कुछ ढंग का काम कर लो। जाओ अपने रूम में। वो बोला तो रिमशा हैरानगी से उसे देखने लगी। रिमशा ने जिमल की तरफ देखा। अभी बस एक पल के लिए तो वो मुस्कुराई थी, अब दोबारा आंखों में पानी भर चुका था। सुर्खी फैल गई थी। जिमल ने रिमशा की जानिब देखा और उसका गाल थपथपाया। वो ठीक कह रहा है, वक्त ज़ाया मत करो। जाओ शाबाश। वो फीका सा हंसी और किचन से निकल गई, जबकि रिमशा जब्त किए वहीं खड़ी रही। आपको कोई लिहाज नहीं है? वो आपके भाभी हैं, आपके भाई की मोहब्बत। इस तरह आप उनके पीछे उनका ख्याल रखेंगे? रिमशा गुस्से से भुनती उसके पास आई जो चेयर पर बैठा उसका सोच चेहरा देख रहा था। तुम क्यों इतना उछल रही हो? उसने आंखों को जुम्बिश दी। मैं कोई नहीं उछल रही, मगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर चुके हैं। जैन, किसी का दिल दुखाना सख्त गुनाह है, रिमशा ने कहा। तो सबसे पहले तो मेरा दिल दुखा है ना। मेरे बाप ने मेरा दिल दुखाया तो सारा गुनाह मेरे बाप को मिलना चाहिए। उस औरत ने मेरा दिल दुखाया, मेरा भाई हमें छोड़कर चला गया। ये उसके साथ जा सकती थी, उसकी तकलीफ़ कम कर सकती थी, मगर यहाँ रहकर न जाने इसको क्या।
जैन, रिमशा उसके अंदाज पर फक हुई थी। मेरे ख्याल में इस घर में सबसे फालतू चीज़ बीवियां हैं। वो भड़क कर बोली। नहीं, तुम फालतू नहीं हो। वो ज़रा गहरी नज़रें उस पर डालकर बोला। अंदाज में पल दो पल में तब्दीली आई। रिमशा ने उसकी जानिब देखा। ये उनकी पहली कन्वर्सेशन थी। मुझे अंदाज़ा है कि मैं क्या हूँ। उसने उसके गुज़िश्ता रवैये पर टॉन्ट किया। जैन कुछ देर उसकी जानिब देखता रहा, बोला कुछ नहीं। रिमशा उसके पास से जाने लगी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था। वो ज़रा भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा था। वो जाने लगी कि जैन के हाथ की गिरफ्त में उसकी कलाई आई। रिमशा ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सकून चाहता हूँ मैं कुछ देर। वो थकी थकी नज़रों से उसको देखने लगा। रिमशा ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसका हाथ पकड़ लेने से उसके दिल की क्या हालत थी ये वही जानती थी। इस घर में किसी को सकून नहीं, और आप जब तक दूसरों को सकून नहीं लेने देंगे तब तक आपको कैसे मिलेगा सकून। रिमशा ने गुस्से से कहा। ब्रेड जैम वहीं पड़ा देखकर उसे मजीद तप चढ़ रही थी। जैन ने एकदम उसको खुद की जानिब खींचा तो रिमशा सटपट आई। जैन ने एक लम्हे के लिए सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो चेयर पर बैठा था। रिमशा उसके सामने थी और जैन ने पहली बार अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसे खुद से लगाया। रिमशा हक तक रह गई। रिमशा के हाथ पांव कांप उठे थे। अलबत्ता जैन की सुर्ख नज़रें, जिनकी जलन खत्म नहीं होती थी, बंद थी। जैन, रिमशा ने कुछ कहना चाहा। तुम्हें क्या पता कि मैं किस हालत में हूँ। मेरी खुशियों में, मेरी कामयाबी में, मेरी तरक्की में जब वक्त आया तो मेरा भाई ही साथ नहीं था। जानती हो, मेरे हर काम में वो ऐसे होते थे। यार तू कर लेना, बाकी मैं देख लूँगा। मैं कैसे बर्दाश्त करूँ इस औरत को, तुम खुद बताओ। मेरा भाई इसे फूलों की तरह रख रहा था और ये लड़की कांटा बन गई। बस हाथ ही तो थामना था और देखते ही देखते हाथ छुड़ा लिया। ऐसा कौन करता है। मोहब्बत सबका नहीं सोचती, मोहब्बत तो खुद गर्ज होती है। महबूब के आगे कोई नहीं दिखता। फिर कैसे रिश्ते, हम लगते ही क्या थे उनके जो ये यहाँ रुके। तुम नहीं समझ सकती शायद क्योंकि तुमने मोहब्बत की ही नहीं। वो आंखें बंद किए आहिस्ता आहिस्ता बोलता जा रहा था। रिमशा ने उसके सर की तरफ देखा। उसका चेहरा उसे नज़र नहीं आ रहा था, मगर खुद पर उसकी मजबूती वो देख रही थी। मैं तो सबसे छोटा हूँ ना घर में, मेरी बात तो कोई नहीं सुनता। सब बदतमीज़ बदतमीज़ कहने लग गए। यकीनन उनके सामने ऐसा होता तो दो छितर लगाते, मगर बदतमीज़ ना कहते। वो हंस दिया। रिमशा को एहसास हुआ कि वो किस तरह अपने भाई से मोहब्बत करता है। शायद वो हक पर भी हो, मगर जिमल भी तकलीफ़ में थी। उसे लिहाज करना चाहिए था। आज जो सब मुझे मारने को दौड़ते हैं, किसी का हाथ भी नहीं उठने देते, वो बड़े भैया का भी नहीं। बस एक बार। वो रुक गया। रिमशा जानती थी इस एक बार के बारे में। जैन ने उसकी तरफ देखा और बुत बनी खड़ी रिमशा को एकदम खींचकर अपनी टांगों पर बिठा लिया। वो अब मजीद परेशानी का शिकार हुई। पीछे टेबल थी और आगे उसकी कमर टेबल से टकरा रही थी। रिमशा का दिल जोरों से धड़क रहा था, जबकि जैन उसके बिखरे बाल संवारने लगा। मुझे यहाँ कोई नहीं समझ रहा, वो शिकवा करने लगा। आपकी सारी बातें जायज़ हैं, मगर फिर भी भाभी ये रवैया डिज़र्व नहीं करती। रिमशा अपने जज्बात पर काबू पाते बोली। वो उससे भी बुरे की हकदार है, और जब तक मेरा भाई नहीं लौटेगा मैं ऐसा ही रहूँगा, उसने हतमी लहजे में कहा। और रिमशा का चेहरा गौर से देखने लगा, जो बहुत प्यारी थी, गुस्सा भी करती थी। उसे वो उस दिन की तरह अच्छी लगी, बात करके और भी अच्छी लगी। रिमशा खामोशी से जैसे कुछ सोचने लगी थी। जैन के लबों पर मुस्कुराहट थी, मगर रिमशा अपनी ही सोचों में मगन थी। तभी उसे अपनी पोजीशन का ख्याल आया। तुम्हें अच्छा लग रहा है, जैन एकदम से बोला। आंखें उसके मासूम चेहरे को देख रही थीं। रिमशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब? वो कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मेरी बीवी को मेरे पास बैठना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, तभी अपने ये भारी वजूद के साथ मुझ पर चढ़ी बैठी है। वो उसके कान के करीब बोला तो रिमशा बुरी तरह सटपटा गई। वो तो बिल्कुल ही भूल गई थी, एहसास तक नहीं रहा था। क्या? वो एकदम से उठी तो जैन ने अपनी हंसी दबाई। रिमशा ने घूर कर उसकी तरफ देखा। मैं बिल्कुल भारी नहीं हूँ, वो मुंह बनाकर बोली, जबकि जैन उठा। मेरी टांगों से पूछो ये तुम, वो बेचारगी से बोला तो रिमशा उसे घूर कर रह गई। वो भरे हुए जिस्म की थी, जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो भारी है। वो पाँव पटकती चली गई वहाँ से, जबकि जैन खुद को काफ़ी दिनों के बाद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। उसे शर्मिंदगी हुई कि वो इतने दिन उससे लापरवाह रहा। अब वो इरादा कर चुका था कि वो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा उसके साथ।
बालों में हाथ फिरते वो अपने रूम की जानिब चल दिया, जबकि ऊपर से उसे रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने एक नज़र ऊपर देखा, जानता था वो जिमल है, अक्सर उसने उसे रोते हुए देखा, मगर बात वहीं की वहीं थी। उसे सालार का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बुरी तरह तड़प तड़प कर रो दी थी। हाँ, उसे चाहिए था सालार आज जवाब दे गया। बस हो गई थी उसकी। मज़ीद वो अपनी ज़िंदगी में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या उसकी किस्मत में बस 2 दिन की खुशी लिखी थी कि वो 2 दिन सुख का सांस ले, और एक बार फिर मुसलसल मिलने वाली तकलीफ़ में फंस गई। उसने सालार को पागलों की तरह कॉल्स की, मैसेजेस किए, मगर एक का भी जवाब नहीं दिया। उसने सीन भी नहीं किया था। वो तड़प रही थी आज उसे देखने के लिए। वो जानती थी वो उसे नेट पर और टीवी पर सर्च कर सकती है, मगर उसने सालार को छू कर देखना था, उसकी आंखों में बराह रास्त देखना था। यूं ही रोते रोते उसकी आंख लग गई। दोबारा जब आंख खुली तो सर में बेहद दर्द था, भूख से निढाल हो रहा था उसका वजूद। दिन निकल आया था। उसने वक्त देखा तो 11 बज रहे थे सुबह के। वो यूं ही मुंह हाथ धोकर बिना लिबास तब्दील किए नीचे आई। आज उसकी हालत बहुत बुरी थी। पहले दिनों की निस्बत नैन एकदम मिन्हा को आयत के हाथ में देकर जिमल की जानिब बढ़ी। जिमल, तुम ठीक तो हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? इधर देखो, नैन परेशानी से बोली। सूफिया तंजीला ने भी उसको बिठाया। वो गिरी गिरी जा रही थी, आंखें बंद हो रही थी। भाभी ने तो कल सुबह के बाद अब तक कुछ नहीं खाया, तभी इनकी हालत ऐसी हो रही है, रिमशा परेशानी से बोली, जबकि आयत दोनों बच्चों की वजह से उन तक पहुंच नहीं सकी थी। नैन ने जल्दी से उसके लिए दूध गर्म किया और उसके लबों से लगाया। जिमल को लगा वो कुछ खा पी नहीं सकती। जैन भी उठ गया था, उसे आज कमिश्नर से मिलने जाना था। आरिज और कबीर तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। जिमल को देखकर उसने लापरवाही से सर झटका और बाहर निकलने लगा कि अचानक उसे कुछ याद आया। ओह यार, आज भैया का इंटरव्यू है। वो एकदम चीखा और सोफे से जंप करता जल्दी से एलसीडी का रिमोट लेकर एलसीडी ऑन की। घर में क्या हो रहा था उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, जिमल की जगह कोई और होता तो शायद तवज्जो देता या डॉक्टर को बुलाता, मगर फिलहाल उसे अपने भाई का इंटरव्यू अजीज था। सबने उसकी हरकत को अफसोस से देखा। भाभी, मैं डॉक्टर को फ़ोन करूं? रिमशा ने उसे गसीली नज़रों से देखकर नैन से पूछा। हाँ, मुझे लगता है इसे बुखार सा है। नैन उसकी गर्दन पर हाथ रखते बोली, जाओ बच्ची के लिए कुछ हल्का सा बना लाओ, दूध तो पी नहीं रही। सूफिया परेशानी से बोली और जिमल ने जैन की बात पर आंखें खोली। एलसीडी बिल्कुल सामने चल रही थी, जिस पर वो लंदन में होने वाले सालार के इंटरव्यू को सर्च कर रहा था। लाइव इंटरव्यू जो उसकी हॉलीवुड हिट गई मूवी के बारे में था। वो मामूली सी मुस्कुराहट के साथ मूवी के मुतालिक सारे जवाब दे रहा था। जिमल डबडबाई नज़रों से उसे देख रही थी। इंटरव्यू पर सबका ध्यान चला गया। उसको अक्सर सब यूं ही खड़े देखते रहते थे। वो सबके दिलों में अपनी एक अलग जगह रखता था। किसी की वजह से कोई उसे इज्जत नहीं देता था। खुद से उसने सबके लिए जो रवैया रखा, सब उसकी वजह से अपनी नम आंखें लिए हुए थे। तो सर, शादी का क्या प्लान है? लड़की ने इंग्लिश में पूछा। सालार ने उस लड़की की तरफ देखा। कर लूँगा, उसने सरसरी सा जवाब दिया तो जिमल एकदम एक्टिव हुई। पीछे से रूम से मदीहा भी बेताबी से उसकी आवाज़ निकल कर बाहर आई। उसकी हर मूवी, हर इंटरव्यू वो दिन में न जाने कितनी बार देख लेती, और आज तो न जाने सभी तड़प से गए थे। जब मुर्तज़ा कमरे से निकले तो एकदम सब शॉक्ड हुए। वो 1 साल बाद अपने कमरे से निकले थे, बूढ़े नहीव से लग रहे थे। मतलब कब कर लेंगे? वो लड़की हंसी। जब दिल करेगा, सालार ने कहा। ओके, आप लंदन में किसी अमेरिकन की तलाश में हैं? वो लड़की मुस्कुराकर गहरी निगाहें उस पर डालती बोली। जिमल एकदम उठ खड़ी हुई। हाँ शायद, मुझे लगता है मुझे सेटल हो जाना चाहिए। सालार का ये जवाब था या अंगारे जो उस पर गिरे। वो एकदम नीचे बैठती चली गई। जैन ने तंजिया नज़रों से उसे देखा, जो आज सबके सामने फूट फूट कर रो दी थी। जैन, बंद कर दो इसको। नैन की अपनी आंखें भीग गईं। जबकि जैन ने बंद नहीं किया तो आयत ने गुस्से से उसके हाथ से रिमोट ले लिया। तुम और कितना बदतमीज़ होना चाहते हो? आयत भड़की। ये डिज़र्व करती है ये सब। जैन ने सर झटक कर कहा, मुझे मुझे जाना है सालार के पास। भाभी, मुझे जाना है। मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत तवील सज़ा है, वो बोली। नैन उसके आंसू साफ करने लगी। जिमल की बात पर जैन एकदम चौंका। प्लीज़ किसी तरह मुझे उनके पास पहुंचा दें, वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगी, वो बोली और चेहरे पर हाथ रख लिया। मदीहा, मुर्तज़ा दोनों चुप थे। बाकी सबकी आंखें भी भीगी हुई थी। जैन ने जिमल की तरफ देखा। मैं पहुंचाऊंगा आपको वहाँ, मगर शर्त यह है कि मेरे भाई को आप वापस लाएंगी हमारे पास।
हम सब के पास, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो थे। वो एकदम बोला तो आवाज़ ऊंची और मजबूत थी। मुर्तज़ा दोबारा कमरे में चले गए थे। जबकि मदीहा ने ज़ैन की जानिब देखा। सब उसे हैरानगी से देख रहे थे। जिमल एकदम उसके नज़दीक आई। ज़ैन, मैं कसम खाती हूँ, जो तुम्हारी शर्त है मैं सब मानूंगी, बस मुझे उनके पास पहुँचा दो। जिमल बोली तो ज़ैन ने सर हिलाया। आप भूलेंगी नहीं इस वादे को? वो जैसे पक्का करने लगा। मैं कसम खाती हूँ। जिमल को जैसे उसकी बात डूबते को तिनके के सहारे जैसी लगी थी। ज़ैन को भी शायद उसकी बात पर यकीन आ गया था। वो सर हाँ में हिलाकर बाहर निकला। जिमल उसे आस भरी नज़रों से देखने लगी। नैन और आयत ने उसको गले से लगाया। वो उसकी तकलीफ समझ सकती थी, जबकि रिमशा को महसूस हुआ कि वो चिड़चिड़ा शायद हालात की वजह से हो गया था, वरना इतना पत्थर दिल भी नहीं था जितना जिमल के साथ हो जाता था। वो फिर सब भुलाए इंतज़ार आंखों में सजाए ज़ैन के इंतज़ार में बैठ गई। ज़ैन ऑफिस में दाखिल हुआ और सीधा आरिज़ के पास गया। भैया, बड़े भैया के पास आ जाएं, बात करनी है मुझे कुछ। आरिज़ एक ज़रूरी फ़ाइल रीड कर रहा था। चौंक कर उसको देखने लगा। अभी ज़रूरी है? वो बोला। जी ज़रूरी है, जिमल भाभी के मुतालिक है। ज़ैन दरवाजे से ही खड़ा बोल रहा था। क्या हुआ है उन्हें, ठीक तो हैं? आरिस जल्दी से उठा। बड़े भैया के रूम में आ जाएं, ज़ैन ने कहा, और दोनों निकल कर कबीर के पास आ गए, जो एक छोटी सी मीटिंग कर रहा था मैनेजर से। उन दोनों को घूर कर देखा। भैया ज़रूरी बात है, ज़ैन ने कहा तो उसने मैनेजर से एक्सक्यूज़ किया। मैनेजर उठकर चला गया। जबकि ज़ैन ने बात शुरू की। जिमल भाभी भैया के पास जाना चाहती हैं और मैं भी चाहता हूं कि वो चली जाएं, ताकि सालार भैया वापस लौट आएं। उसने बड़ी तमहीद बांधने की बजाय समेट कर बात की। कबीर और आरिज़ एक दूसरे को देखने लगे। काफ़ी देर से सोचा है भाभी ने ये। आरिज़ बोला, ठीक है, उनके जाने के इंतज़ामात कर दो। तुम साथ जाओगे? कबीर ने उसकी तरफ देखा। इतनी बार जा चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनकी लोकेशन तक भी नहीं पहुँच पाया। ज़ैन ने बताया तो जिमल कैसे जाएगी? कबीर परेशानी से उसको देखने लगा। वो चली जाएंगी। ज़ैन ने जताती नज़रों से देखा, जैसे कह रहा हो कि वो बीवी है उसकी। कबीर और आरिज़ ने सर हिलाया। इस तरह जिमल के जाने का प्लान फाइनल हो गया। जैसे एक नई जिंदगी उस लड़की के वजूद में भरने लगी थी। शाम में सब घर लौट आए। जिमल का काम ज़्यादा था, वीज़ा, पासपोर्ट और ये सब। तभी ज़ैन पूरा दिन घुलकर घर लौटा था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने जिमल के डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर उन पर सारे काम करा दिए, जबकि निकाहनामा जिसकी कॉपी आफान के पास थी, उससे उसे बहुत फ़ायदा मिला। वो जब घर लौटा तो पहले जैसा ज़ैन लगने लगा था। टिकट उसने हवा में लहराए और जानदार मुस्कुराहट चेहरे पर सजी थी। भाभी कहाँ है? वो नैन, आयत और रिमशा को देखने लगा। वो तो उसे हैरान थी इस तरह देखकर। कबीर भी मुस्कुरा दिया। कितना अच्छा हो जब सब पहले जैसा हो जाए। आरिज़ आयत के साथ बैठकर नूर को गोद में भरकर प्यार करने लगा। आयत उसे खुशी से देखने लगी, जबकि कबीर ने भी मिन्हा को प्यार किया और गोद में ले लिया। माँ बाप के कमरे की तरफ उदासी से देखा। वो लौट आता तो शायद ये 2 कमरे नहीं होते कभी, और जब वो लौट आएगा तो एक पल लगाएगा। अब बस उसी का मुंतज़िर था वो। जिमल ऊपर से नमाज पढ़ के नीचे आई तो ज़ैन एकदम उसके पास पहुंचा। ये देखें, कल की टिकट ले आया हूँ आपकी। वो बोला तो बहुत एक्साइटेड था। सब उसे देखकर खुश दिखाई दे रहे थे। जिमल ने तशक्कुर भरी नज़रों से उसे देखा। लें पकड़ें। ज़ैन ने उसके हाथ में टिकट दी। मुझे यकीन है अब भैया वापस आ जाएंगे, बस आप जाइएगा और ले आइएगा उन्हें, ज़ैन ने कहा तो जिमल ने सर हिला दिया। आंखों में नमी तैर गई। ज़ैन हट गया, जबकि वो सबकी नज़रों को देखने लगा। ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैं अजूबा हूँ? वो पूछने लगा। इतने दांत निकलते तो हमने भी कभी नहीं देखे आपके। रिमशा के मुंह से बेसाख्ता निकला और जैसे वो सुर्ख पड़ गई अपनी इस कोताही पर। एकदम वो दांतों तले जुबान दबा गई, जबकि आरिज़ और कबीर का कहकहा बुलंद हुआ। ज़ैन अलबत्ता इस जुर्रत पर हैरान था। मेरे भैया लौट आएं फिर बताएंगे ज़ैन क्या शय है। मेरे भैया लौट आएं फिर बताऊंगा ज़ैन क्या शय है, तुम्हें तो ख़ास तौर पर। वो बोला था बेधड़क। ओ हीरो। कबीर ने घूरा तो ज़ैन हंस दिया। अलबत्ता जिमल टिकट देख रही थी। क्या वो उसका आना कबूल करेगा? पूरी रात नहीं सोई थी वो। जबकि उसकी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो आरिज़ और ज़ैन उसे छोड़ने जा रहे थे। जिमल सबसे मिली। सब ने उसे बामुराद लौटने की दुआ दी। वो घबराई हुई भी थी। पहले उसे लगा शायद ज़ैन साथ जाएगा, मगर वो अकेली जा रही थी। पहली बार। उसने तो कभी शहर से बाहर कदम नहीं रखा था। वो डर रही थी, मगर अब जुनून सवार था उस तक पहुंचने का। वो मदीहा के कमरे में आई। मदीहा वज़ू कर रही थी। जिमल उनकी जानिब देखने लगी। जा रही हो? मदीहा ने उससे पूछा तो उसने सर हिलाया। मदीहा की आंखें भीग गई। मेरे बेटे को ले आना। उससे कहना, भले मैंने उसे जन्म नहीं दिया, मगर मुझे सबसे प्यारा वो है। वापस आ जाए वो।
प्लीज़ दरख्वास्त करना। वो बेबसी से रो दी, जबकि कबीर, आरिज़ और ज़ैन तड़प कर माँ तक पहुँचे। मम्मा अब सब ठीक हो जाएगा। ज़ैन ने उनका चेहरा पकड़ा। नहीं ज़ैन, वो हसास है अपने अंदर, न जाने कितनी आग दबाए बैठा है। वो मुझसे नहीं हुआ, मैंने उसे इन हाथों से पाला है। वो रिश्तों का भूखा है, वो रिश्तों का भूखा है। वो हमारे बिना साल भर कैसे रहा है। वो कितना तन्हा हो गया है, मेरा बच्चा। वो मुसलसल रो रही थी, सबकी आंखें नम थी। अब भाभी ले आएंगी मम्मा, आप देखिएगा, आरिज़ ने मुस्कुरा कर कहा। और हम इंतज़ार करेंगे कि जिमल जल्द लौट आए, कबीर ने कहा। तो मदीहा ने आगे बढ़कर जिमल को प्यार किया। वो खुद भी सहमी सहमी सी उनमें छुपने लगी। कुछ देर वहाँ रुक कर वो मुर्तज़ा के पास आई, जो बिस्तर पर लेटे हुए थे। नज़रें स्पार्ट थीं। जिमल उनके पास बैठ गई। बाबा मैं जा रही हूँ। मुर्तज़ा कुछ नहीं बोले तो जिमल खुद से बोली। ज़ैन अलबत्ता अंदर नहीं आया था, बाकी सब थे। वो नहीं आएगा, मुर्तज़ा ने बस इतना कहा। सब चुप हो गए। ध्यान रखना अपना, उसके सर पर हाथ रखकर वो उठकर वॉशरूम चले गए।